हेलो स्टूडेंट्स। वैसे तो हमने लास्ट टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हमने सेकंड लेक्चर में उसको कवर किया था। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमने वैसे तो लास्ट टाइम भी पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में इस बार पढ़ेंगे। साथ में ओम्स लॉ वेरिफिकेशन एक्सपेरिमेंटली, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था सर्किट के बारे में कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक क्लोज पाथ होता है जिसमें करंट फ्लो कर सकता है। थोड़ा सा डिटेल में हम इस चीज़ को देखते हैं कि बैटरी जिसके पास दो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने बताया था कि पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं इनसाइड द बैटरी। तो आउटसाइड द बैटरी वो कुछ इस तरीके से मूव करेंगे। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं हमारे इस डायरेक्शन में, लेकिन जो हम करंट का फ्लो मानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो मानते हैं, वो कौन सा, जिसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से। आउटसाइड में देखें तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा करंट का फ्लो। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा अपोजिट होगा करंट के फ्लो के। देखिए, ऐसा है कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो अपने पीछे एक पॉजिटिविटी छोड़ के जाते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज को लेके वो मूव कर रहे हैं, लेकिन पीछे क्या छोड़ते जाएंगे, वो पॉजिटिव। तो इसलिए करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव आयंस की डायरेक्शन में ही हम इसको मानते हैं। एक दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो क्या है, देखिए कि जब हमारा सर्किट क्लोज होता है, यानी कि की हमारी यहाँ पर क्लोज होती है, सर्किट क्लोज होगा, की क्लोज होगी, तभी इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहे हैं। जैसे कि ओपन हो जाती है, मानो क्या है, वो ऑफ पोजीशन में चली गई, सर्किट हमारा ओपन हो गया, करंट फ्लो नहीं करेगा। आगे देखिए ज़रा, जैसे राइट वाले सर्किट में जो मैंने बताया था कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट का मतलब होता है जो हमारा एक्चुअल में करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम कन्वेंशनल करंट भी बोल सकते हैं, वो अपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। बहुत ही सिंपल लॉ है, लास्ट टाइम पे भी हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा था। वो क्या पढ़ा था कि जितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड कराएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब कि जितनी ज़्यादा हम बड़ी बैटरी लगाएंगे, ज़्यादा पोटेंशियल, ज़्यादा पावर की, एक तरीके से मान को चलो उसको, ज़्यादा पोटेंशियल की बैटरी अगर हम लगाते हैं तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो वही लॉ है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y, V इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा, करंट उतना ज़्यादा फ्लो करेगा। किसने दिया था? जियोर्ज सिमन ओम ने। क्या है स्टेटमेंट इसका? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब वही है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा तो करंट फ्लो ज़्यादा। कंडीशन क्या है? अंडर द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर ना बढ़े ना ही प्रेशर बढ़े। टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने के साथ में क्या होता है कि कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं, तो वहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन का हम डायरेक्ट रिलेशन नहीं कह सकते। लिमिटेशन का हमें ध्यान रखना है। ओमिक डिवाइसेस, ओमिक डिवाइसेस का मतलब होता है हमारे मेटल्स। तो मेटल्स के लिए एप्लीकेबल है, ना कि सेमी कंडक्टर, नॉन मेटल्स, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओमिक डिवाइसेस का मतलब होता है जहाँ पे ओम्स लॉ वैलिड है। वैलिड कहाँ पर है? मेटल्स के लिए है, वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। देखिए यहाँ पर एक सर्किट है, अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या, करंट हमारा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ देखिए कि रेजिस्टेंस जो है, अगर हम उसको घटा देते हैं, रेजिस्टेंस को अगर हम घटा रहे हैं तो क्या होगा, मतलब रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा? रुकावट जो भी कंडक्टर में मौजूद है, रुकावट हमने कम कर दी करंट के रास्ते में, तो पोटेंशियल डिफरेंस वो तो बैटरी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन करंट क्या होगा, करंट फ्लो करने लग जाएगा ज़्यादा। तो आप इसको सर्किट को ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा हो रहा है, रेजिस्टेंस को अगर हम सेम रखें तो भी करंट की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। दो बातें हैं,
रेजिस्टेंस कम हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। और दूसरी बात, रेजिस्टेंस को सेम रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो भी करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो दिस इज़ द सिंपल ओम्स लॉ, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जहाँ पर हम एक डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटाते हैं एक कांस्टेंट लगेगा R। तो R इज़ द रेजिस्टेंस फॉर रुकावट इन द पाथ ऑफ करंट। तो फॉर्मूले क्या होंगे, V इक्वल टू आई आर, दूसरा R इक्वल टू वी अपॉन आई जो कि कांस्टेंट रहेगा, और I इक्वल टू वी अपॉन आर। ये तीन फॉर्मूले हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ज़रा कि ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई किया जा सकता है। हमने क्या किया है कि एक सर्किट लिया जिसके अंदर बैटरी है, बैटरी के अंदर 4 सेल हैं और चारों सेल 5-5 वोल्ट के हैं। साथ में एक हमने रेजिस्टेंस लिया है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, कोई कंडक्टर है। जहाँ कहीं पे भी कंडक्टर है वहाँ पे रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, कोई भी कंडक्टर बिना रेजिस्टेंस के पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम किसी चीज़ को रेजिस्टेंस से शो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या समझा जा सकता है कि या तो वहाँ पे कोई डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, या फिर कोई भी वायर या कोई भी कंडक्टर हो सकता है। उसके पैरेलल में हमने एक वोल्ट मीटर लिया जिससे कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकें, और एक अमीटर लिया। अब क्या करना है कि अगर हम एक सेल को यूज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स यूज्ड इज इक्वल टू 1, तो वहाँ पर एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 5 वोल्ट, तो जो कि सर्किट को मिल रहा होगा। तो करंट इन द सर्किट या रेजिस्टेंस मान लीजिए वो 1 एम्पियर आता है। हमें निकालना है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इक्वल टू वी अपॉन आई, तो 5 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर दैट विल बी 5 ओम। अगली बार क्या करते हैं हम कि दूसरा अरेंजमेंट देखते हैं। उसमें क्या कर रहे हैं कि एक सेल की जगह 2 सेल यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पे भी हमने 2 सेल यूज़ किए तो 2 सेल का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अब कितना बन जाएगा, 5 इंटू 2 दैट विल बी 10 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, 10 वोल्ट, और करंट इसमें उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। जब 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था तो करंट मिला 1 एम्पियर, अब 10 वोल्ट होगा तो 2 एम्पियर मिल रहा है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, 5 ओम। ऐसे ही कोई हमने नंबर ऑफ सेल्स अगर 3 यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 15 वोल्ट, करंट आएगा 3 एम्पियर। तो इसकी रिगार्डिंग क्या बनेगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू 5 ओम ही बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है, इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या समझा कि रेजिस्टेंस जो है यानी रुकावट जो है कंडक्टर में वो कांस्टेंट बनी रहेगी। भाई उससे क्या मतलब है, अगर मान लो हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दे रहे हैं, वो एक्सटर्नल चीज़ है, बैटरी हमने बढ़ाई, करंट हमको उसी का अकॉर्डिंग मिल गया, लेकिन जो वायर है या कोई कंडक्टर है, कोई डिवाइस है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी ना बदल जाएगी, इसलिए रेजिस्टेंस उसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही ओम्स लॉ है कि पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने से करंट बढ़ जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन R कैसा रहेगा, वहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। ये टेबुलर फॉर्म में हमने इसको लिखा, डाटा को देख सकते हैं, और ग्राफ को हमने प्लॉट किया, नीचे करंट को शो किया और वर्टिकल एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस को शो किया। अलग अलग करंट की वैल्यू पर अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये ग्राफ प्लॉट करना भी इम्पॉर्टेंट रहता है एग्जाम पर्पज़ में, जिससे कि हम ओम्स लॉ को अच्छी तरह से दिखा सकें। तो ओम्स लॉ जब भी पूछा जाए तो V और I का एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आप बना दीजिए इस तरीके से। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, डायरेक्ट एक लाइन के थ्रू आप उसको दिखा सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, आपने देखा होगा कई सारे डिवाइसेस में कुछ इस तरीके की चीज़ें, ये रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस कैसे है, कार्बन रेजिस्टर है। मैंने बताया कि मेटल में भी खुद का एक अपना रेजिस्टेंस होता है, लेकिन अगर हमें किसी डिवाइस में एक्सटर्नली कुछ रेजिस्टेंस देना ही है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, आपने उसमें देखा होगा, तो हम कार्बन रेजिस्टर्स का हम यूज़ करते हैं। तो क्या है रेजिस्टेंस, प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर विच अपोज द करंट, रुकावट है जो कि करंट को रोकती है। ऐसा यूनिट ओम, सिंबल इसका इस तरीके से रहता है। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रेजिस्टर्स को यहाँ पे दिखाया हुआ है, जिससे कि आपको याद आए कि हाँ हमने देखा है इसको।
अगला है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है प्रभावित होगा, रेजिस्टेंस बदलेगा। तो पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। भाई जितनी ज़्यादा लेंथ रहेगी कंडक्टर की, कहने का मतलब क्या है, उसमें रुकावट होने का ज़्यादा संभावना रहेगी। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है छोटा सा, हम इसको अपनी डेली लाइफ से सोच के चलें। जितना ज़्यादा लेंदी रोड रहता है, कोई रास्ता जितना ज़्यादा लंबा होता है उतनी ज़्यादा हमें दिक्कतें महसूस होती हैं। अगर कोई शॉर्ट रास्ता है, छोटा सा रास्ता है, तो तुरंत हम चल के जा सकते हैं। ठीक वैसे ही करंट के साथ होता है, ज़्यादा लेंथ उसकी कंडक्टर की रहेगी तो उसको ज़्यादा रुकावट उसमें मिलेंगी। तो आर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। विड्थ या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना ज़्यादा उसकी विड्थ रहेगी वायर की, वायर जितना ज़्यादा मोटा होगा उतना ही कम उसमें रेजिस्टेंस रहेगा। कैसे सोचें आप इसको, रोड जितना ज़्यादा चौड़ा होगा व्हीकल्स को निकलने में उतनी आसानी होती है। पतला रोड होगा तो जाम लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हुआ, रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा कम। तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी हम इसी तरीके से सोच सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई रास्ता है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, सड़क का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो टायर्स वगैरह उतना ही फटते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम उसको याद कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ही ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगा। उसकी बेसिक सी वजह क्या है, देख लीजिए कि जब किसी वायर में, किसी कंडक्टर में टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सीधे चलने की बजाय रैंडम मोशन स्टार्ट कर देते हैं, उल्टा सीधा भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो जहाँ किसी रास्ते को अगर वो कम समय में तय कर सकते थे, कहने का मतलब क्या है, चार्ज जो है कम समय में जा सकता था, करंट की वैल्यू जहाँ ज़्यादा हो सकती थी वहाँ पे हो जाएगी कम, क्योंकि अब वो स्ट्रेट पाथ की बजाय रैंडम मोशन उल्टा सीधा चलना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। चौथा है मटेरियल। बेसिक सी बात है, अगर जितना ज़्यादा अच्छा मटेरियल रहेगा, जैसे कॉपर है, कॉपर का वायर ही हम क्यों लेते हैं या एल्यूमिनियम का क्यों लेते हैं, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस कम होगा इन कंपेरिजन ऑफ स्टील वायर। तो अपनी अपनी प्रॉपर्टी हर एक कंडक्टर की, जिसके अकॉर्डिंग क्या है उसका रेजिस्टेंस बदलता या घटता रहता है, बढ़ता रहता है। एक एग्जांपल है, मान लीजिए हमारे पास ये 4 तरह के कंडक्टर्स दिए हुए हैं। तो इन चारों कंडक्टर्स में क्या है कि मान लीजिए एक कॉपर का वायर है, दूसरा ये एल्यूमिनियम हो सकता है, स्टील हो सकता है, मान लीजिए सेम साइज़ के हैं दोनों। तो इसमें कम रेजिस्टेंस किसका रहेगा, कॉपर का रहेगा। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे क्या शो कर दिया कि एक तरीके से मटेरियल का डिफरेंस है। तो क्योंकि अगर बिगर रेजिस्टेंस होगा तो उसकी बिगर रेजिस्टिविटी होगी। रेजिस्टिविटी वर्ड को हम आगे पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी आगे पढ़ते हैं, अभी अगला ही टॉपिक है। तो सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सेम लेंथ है, लेकिन मटेरियल डिफरेंट है, तो एक का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एक का कम होगा, मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। अब मान लीजिए इसको, इस वायर को, फर्स्ट वाले को और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसमें इस वाले का ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस इसमें कम रहेगा। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसमें हाफ हो जाएगा। अगला हम लेते हैं लेंथ के ऊपर। पहला वाला कंडक्टर और लास्ट वाला कंडक्टर, लेंथ उसकी डबल है, तो रेजिस्टेंस भी इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों ही वर्ड्स बहुत ही कंफ्यूजिंग रहते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, इसको हम समझें ध्यान से। तो ठीक है, रेजिस्टेंस तो हो गया ओवरऑल रुकावट जो भी कंडक्टर में मौजूद है, और रेजिस्टिविटी का क्या मतलब है, पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या पर्टिकुलर लेंथ के लिए कितनी रुकावट है। देखते हैं कैसे। मान लीजिए एक कंडक्टर है और कंडक्टर की कुछ लेंथ L दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका A दे रखा है। तो यहाँ पर हमने जैसे पहले पढ़ा था कि रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और दूसरा पढ़ा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दोनों को मिला के हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है इसका, एक हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, ध्यान रखना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हम हटाते हैं तो इक्वल का लगाना पड़ेगा, इक्वल का लगाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा, और कांस्टेंट हमने क्या लगाया यहाँ पर, रो, RHO, रो बोलते हैं इसको। तो रो क्या है यहाँ पर, रेजिस्टिविटी है, रो इज़ द रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहा रेजिस्टेंस का, एक फॉर्मूला तो वो हो गया पहला वाला, R = V/I, ठीक है।
R इक्वल टू वी अपॉन आई, और दूसरा फॉर्मूला हमको मिला ये R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला डेराइव हुआ है। तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी की हम बात करें तो रेजिस्टिविटी है क्या कि मान लीजिए लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 मीटर हो जाए और एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो जहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो निकलेगी वही रेजिस्टिविटी होगी। लास्ट में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, कौन सा, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, लेंथ हमने 1 मीटर मान ली और एरिया क्रॉस सेक्शन भी हमने 1 मीटर स्क्वायर मान लिया, तो R विल बी इक्वल टू रो। तो रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर हो जाएगा रेजिस्टिविटी के बराबर, या हम कहें रेजिस्टिविटी इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैविंग 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया क्रॉस सेक्शन। कहने का मतलब क्या है, उसकी वॉल्यूम कितनी हो गई, 1 मीटर क्यूब हो गई। तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए जहाँ पर उसकी लेंथ को हमने यूनिट मान लिया, यूनिट मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने यूनिट मीटर स्क्वायर मान लिया। तो एक तरीके से क्या है, एक तरीके ये शो कर रहा है एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी को, मटेरियल को। हर मटेरियल की, हर कंडक्टर की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होगी, लेकिन रेजिस्टेंस जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करेगा। जैसे हमने बात करी थी मटेरियल की, तो रेजिस्टेंस जो है मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। तो मटेरियल को डिफाइन करने के लिए हम रेजिस्टिविटी वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। रेजिस्टेंस इज द ओवरऑल वैल्यू ऑफ रुकावट एंड रेजिस्टिविटी इज द रुकावट फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर हैविंग 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेंगे रेजिस्टिविटी को, पहला लेंथ करेगी क्या, नहीं करेगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि लेंथ तो हमने 1 मीटर मान ली और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने कितना मान लिया, 1 मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों चीज़ों को हटा दो, बचे 2 फैक्टर और टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। हर एक मटेरियल की अपनी अपनी अलग रेजिस्टिविटी होगी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। हाँ, अगले टर्न पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, किस कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, और होम सर्किट्स में, किसी भी सर्किट में हमें किस तरह का कॉम्बिनेशन हमको यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा हमें जैसे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है, कि जब कोई भी करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, तो इस इफेक्ट को हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें अगले टर्न पर पढ़ना है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।